गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा एक बार पुनः इस ई क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं यानी सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करेंगे। ये बीए बीएड के लिए और बीए के लिए समान पेपर है। सेकेंड ईयर में फर्स्ट में आपने पढ़ चुके हैं आप सेकेंड प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। जैसे इस प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत 3 यूनिट्स हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट में ब्रिटेन का संविधान और जापान का संविधान पढ़ेंगे हम। जापान का संविधान और यूनिट सेकंड में अमेरिका का संविधान और स्विट्जरलैंड का संविधान। और थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे फ्रांस का संविधान और चीन का जनवादी संविधान। यानी इसमें कुल 6 देशों के संविधानों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें ब्रिटेन का संविधान, जापान का संविधान, अमेरिकी संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, फ्रांस का संविधान और चीन का जनवादी संविधान। इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान ब्रिटेन का संविधान देखिए, ब्रिटेन जैसे भारत का संविधान आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आपने पढ़ा, ऐसे ही आप सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंतर्गत आप इन देशों के संविधान को आप पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में पहला ब्रिटेन का संविधान। हम क्या क्या पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत, संक्षिप्त में जान लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान के स्रोत, इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसका महत्व, ये एक चैप्टर हो गया। अभिसमय और परंपराएं यानी कन्वेंशंस, राजा और राजमुकुट यानी किंग एंड क्राउन। उसके बाद प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ब्रिटेन की दलीय प्रणाली। ये कुछ चैप्टर्स वगैरह हैं। इन चैप्टर्स को आप ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान में पहला पॉइंट यानी स्रोत। इसके स्रोत, और स्रोत 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक तो लिखित स्रोत हो गया, लिखित स्रोत, और दूसरा हो गया अलिखित स्रोत यानी अनरिटन सोर्सेस। जिस प्रकार भारतीय संविधान के स्रोत आपने पढ़े, उसमें भारतीय संविधान के स्रोतों में आपने जानकारी प्राप्त की थी कि 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, इसका 75% भाग भारतीय संविधान में है और शेष 25% में अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा से भी कुछ लिया गया है, साउथ अफ्रीका से भी लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है। तो शेष 25% में अन्य देशों के संविधान के स्रोत हैं और 75% 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है। तो 2 महत्वपूर्ण स्रोत है भारतीय संविधान में। ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान में भी
दो स्रोत है, एक लिखित स्रोत और एक अलिखित स्रोत। तो हम सबसे पहले लिखित स्रोत की बात करते हैं। लिखित स्रोत में क्या है, जैसे कि संवैधानिक समझौते और दूसरा आज्ञा पत्र। यानी हम पढ़ रहे हैं कौन कौन सा ब्रिटेन का संविधान का लिखित पार्ट है। आप ये जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, दुनिया का एकमात्र अलिखित संविधान है। यह पूरी तरह से परंपराओं पर आधारित है। इसका मतलब है कि ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि विकास हुआ है। विकास भी धीरे धीरे हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी इसका कुछ पार्ट लिखित भी है, रिटन में भी है। तो हम पहले ये जान लें कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिटन में है। एक संवैधानिक समझौते और विभिन्न प्रकार के आज्ञा पत्र, जैसे कि 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वितीय ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए, जिन्हें 1215 का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा यानी ये आज्ञा पत्र हो गया। ऐसे ही 1679 में ब्रिटेन के सम्राट विलियम मेरी ने भी अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, जिन्हें ब्रिटेन का बिल ऑफ राइट्स कहा गया। बिल ऑफ राइट्स कहा गया। तो ऐसे ही ये कुछ आज्ञा पत्र है। संवैधानिक समझौते के द्वारा राजा की शक्तियां सीमित हुई हैं, राजा की शक्तियां सीमित हुई हैं और क्रमशः लोकतंत्र का विकास हुआ है। धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हुआ है। तो ये जो पार्ट है वो भी क्या है, लिखित है। ठीक है। दूसरा, संसद द्वारा पारित कानून। संसद समय समय पर कुछ कानूनों को पारित करती है। वह पारित कानून भी ब्रिटेन के संविधान का लिखित पार्ट है। जैसे कि 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस एक्ट, यह लागू किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। यह भी रिटन पार्ट में मौजूद है। ऐसे ही उत्तराधिकार कानून, उत्तराधिकार कानून 1701 में, यह भी रिटन में मौजूद है। तो इस तरीके से जो संसद द्वारा पारित कानून भी क्या है, ब्रिटेन में लिखित स्रोत में काउंट होते हैं। तीसरा आता है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर जो डिसीजन दिए हैं वह डिसीजन भी लिखित पार्ट में है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के चार्टर, विभिन्न प्रकार के एक्ट्स या अधिनियम जो बनाए जाते हैं, उन अधिनियमों की व्याख्या करती है सुप्रीम कोर्ट, व्याख्या करती है। तो जब व्याख्या करती है तो जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दिए जाते हैं वह भी लिखित पार्ट में मौजूद है। चौथा इसका आता है सामान्य विधि। सामान्य विधि, देखिए सामान्य विधि क्या है। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय जो समय समय पर वहां पर पुरानी प्रथाएं, परंपराएं, चलन, अब समय जो चलते हैं उनको न्यायालय मान्यता प्रदान कर देता है। यानी जो रीति रिवाज, परंपराएं या चलन मौजूद है ब्रिटेन के अंदर, उनको न्यायपालिका मान्यता प्रदान करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि न्यायाधीशों द्वारा मान्य कानून ही क्या कहलाते हैं,
सामान्य विधि कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ कानूनी टीकाएं भी लिखी हैं विभिन्न विद्वानों ने, कानूनी टीकाएं या संवैधानिक टीकाएं लिखी हैं, कुछ बुक्स लिखी हैं। जैसे एक विचारक है इंग्लैंड के बेज हॉट, इन्होंने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, यह भी टीका लिखी है संविधान पर। ऐसे ही जेनिंग्स ने द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो टीकाएं लिखी है। तो ये सब ब्रिटिश संविधान के क्या है, ये जितने भी पार्ट हैं ये कह सकते हैं हम लिखित स्रोत कह सकते हैं इनको। क्या है ये? लिखित स्रोत, लिखित है ये। संवैधानिक समझौते, आज्ञा पत्र, संसद द्वारा पारित कानून, विभिन्न प्रकार के न्यायिक निर्णय, सामान्य विधि न्यायालय द्वारा मान्य होता है, और विभिन्न प्रकार की कानूनी टीकाएं। तो ये जो पार्ट है पूरा लिखित में है। अब हम जान लेते हैं ब्रिटेन के संविधान का अलिखित पार्ट जो बिना लिखा हुआ है। देखिए अलिखित पार्ट में दो चीजें आती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रथाएं, विभिन्न प्रकार के अभिसमय या कन्वेंशंस या परंपराएं, या कह सकते हैं चलन। ये क्या है इसके? ये अलिखित स्रोत है, ये बिना लिखे हुए स्रोत है। देखिए इन अलिखित स्रोतों के कारण ही ब्रिटेन के संविधान को दुनिया का पहला अलिखित संविधान माना जाता है। पहला भी और अंतिम भी। यह दुनिया का पहला अलिखित संविधान है। यह अलिखित स्रोत ही ब्रिटिश संविधान की आत्मा कही जाती है। आत्मा, जैसे भारतीय संविधान की आत्मा प्रीम्बल को कहा जाता है, इन प्रस्तावना को, ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान की आत्मा प्रथाएं, परंपराएं और अभिसमय को कहा जाता है। संवैधानिक महत्व भी इन्हीं का ज्यादा है। ब्रिटेन में परंपराओं का संवैधानिक महत्व ज्यादा है, इन लिखित स्रोतों की तुलना में इनका महत्व ज्यादा है। तो इस वजह से अभिसमय परंपराओं का ज्यादा महत्व है। तो इस तरीके से ये दो स्रोत हैं, लिखित स्रोत और अलिखित स्रोत। ये स्रोत हो गए इनके। अब हम बात करते हैं, अब आप कहेंगे कि ये परंपराएं ऐसी कौन कौन सी परंपराएं हैं जो आत्मा कहलाती हैं, इनका क्या महत्व है? कि जैसे हम ये कह सकते हैं परंपराएं क्या है कि ब्रिटेन में संसद का सत्र एक वर्ष में जरूर बुलाया जाना चाहिए। एक वर्ष में उसका सत्र जरूर बुलाया जाना चाहिए। दूसरा, ब्रिटिश सम्राट मंत्री परिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। दूसरी परंपरा यह कि ब्रिटिश सम्राट मंत्री परिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। तीसरा, सम्राट लोक सदन में, हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। यह भी एक परंपरा है, यह विषय है। जितने भी मंत्री परिषद है वह मंत्री परिषद पार्लियामेंट के प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होगी, अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट, संसद की अनुमति से ही कोई टैक्स जनता पर लगाया जाएगा। यह भी एक अभिसमय है, परंपरा है वहां पर। इसके अलावा जो स्पीकर का पद है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष होता है, ऐसे यहां भी स्पीकर होता है। स्पीकर किसी भी दल का सदस्य नहीं होगा, यानी दल व्यवस्था से अलग होकर के, निष्पक्ष होकर के वो काम वहां पर करेगा। तो इस तरीके से कुछ परंपराएं हैं। इन परंपराओं की वजह से ये परंपराएं ही ब्रिटिश संविधान की आत्मा कहलाती हैं। आत्मा,
ब्रिटिश संविधान का जो महत्व है सबसे ज्यादा, वो महत्व इन परंपराओं, प्रथाओं और अवसरों के कारण ही है। ठीक है, तो ये हमने जाने ब्रिटिश संविधान के स्रोत, लिखित और अलिखित स्रोत। लेकिन अलिखित स्रोतों का ही ज्यादा महत्व है, इसकी वजह से ही ये अलिखित संविधान कहलाता है, इसी की वजह से संवैधानिक मान्यता इसको मिली हुई है। और यह परंपराएं करीब 450 एडी से प्रारंभ हुई हैं और अब तक वर्तमान में भी ये जारी है। ठीक है, तो ये इसके हो गए स्रोत। अब हम बात करेंगे इसमें ब्रिटिश संविधान के स्रोत के बाद हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं को। विशेषताएं, विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए, हमने बताया था आपको ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, विकास हुआ है इसका। जैसे भारत का संविधान, अमेरिकी संविधान या विश्व के अन्य देशों के संविधान वहां की संविधान सभा के द्वारा निर्मित हुए एक निश्चित समय में, लेकिन उस प्रकार का विकास यानी उस प्रकार का निर्माण ब्रिटिश संविधान का नहीं हुआ है। तो विशेषताओं में बात करते हैं। पहली विशेषता है दुनिया का सबसे प्राचीनतम संविधान। दुनिया का सबसे प्राचीनतम संविधान है ये। दुनिया का सबसे प्राचीनतम संविधान। जैसे रोमन दासता से जब मुक्त हुआ था ब्रिटेन जब रोमन दासता से मुक्त हुआ था, तो उसके बाद करीब 450 एडी में एंग्लो सैक्सन पीरियड, रोमन दासता से मुक्त होने के बाद ब्रिटेन 450 ईस्वी में एंग्लो सैक्सन काल से ब्रिटिश संविधान बनना प्रारंभ हुआ था, और यह धीरे धीरे इसका क्रमबद्ध रूप से विकास आज भी जारी है। जबकि अगर हम बात करें तो जापान का अमेरिकी संविधान 1789 में बना है, स्विट्जरलैंड का संविधान 1846 में बना है, फ्रांसीसी संविधान 1958 में बना है, भारत का संविधान 1950 में बना है। लेकिन इस तरीके का, इस दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन का संविधान 450 ईस्वी में ही बनकर यानी प्रारंभ हो चुका था और क्रमबद्ध तरीके से उसका विकास हो रहा है। दूसरा आता है विकसित संविधान। दूसरी विशेषता है इसकी विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान का धीरे धीरे विकास हुआ है। स्टार्ट यहां से हुआ 450 एडी से, वर्तमान तक जारी है। इस विकसित संविधान के दौरान निरंकुश राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में कन्वर्ट हो गया, संवैधानिक राजतंत्र में भी कन्वर्ट हुआ ये, और संवैधानिक राजतंत्र से ये लोकतांत्रिक गणराज्य तक आ गया, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्रम से विकास हो रहा है धीरे धीरे। अलिखित संविधान, तीसरी विशेषता क्या है संविधान की, अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान दुनिया का एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान का कोई लिखित प्रति मौजूद नहीं है, लिखित प्रति नहीं है इसकी कोई।
इसीलिए टॉकविले विद्वान ने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान में यानी संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, इस तरह की वो बात कहते हैं। चौथा आता है इसका एकात्मक स्वरूप। एकात्मक स्वरूप ब्रिटिश संविधान की विशेषता क्या है? यह एकात्मक भी है। शासन की सारी शक्तियों का केंद्र सरकार के पास है। राज्य सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा स्थानीय शासन का भी विकास हुआ है ब्रिटेन में। स्थानीय शासन भी है, उसको अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन स्थानीय शासन के अधिकार किसने दिए हैं? केंद्र ने दिए हैं। और केंद्र स्थानीय शासन के अधिकारों को वापस भी ले सकता है। तो एकात्मक स्वरूप है ब्रिटेन के संविधान का, जिसमें शासन की सारी शक्ति एक केंद्र सरकार के पास है, राज्य आर्थिक सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरीके से ये एकात्मक स्वरूप है। नेक्स्ट आता है पांचवा, लचीला संविधान। लचीला संविधान, देखिए दुनिया का सबसे कठोरतम संविधान अमेरिका का, दुनिया का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान, भारत का संविधान कठोर और लचीले का समन्वय। तो लचीला संविधान या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या सुपरिवर्तनशील संविधान क्या है? क्योंकि इसमें क्या है कि साधारण कानून और संविधान संशोधन संबंधी कानून, साधारण कानून और संविधान संशोधन कानून दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है दोनों में। इस कारण जो है यानी संविधान में संशोधन भी साधारण कानून से हो जाते हैं, अन्य प्रकार के कानून भी साधारण कानून से बन जाते हैं वहां पर। तो इस तरीके से जैसे कि 1936 में वहां के सम्राट एडवर्ड अष्टम ने बहुत ही आसानी से पद का त्याग कर दिया था। लचीले संविधान के कारण वहां विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं वो इसका गुण बताते हैं कि लचीला संविधान से बहुत फायदा हुआ है ब्रिटेन को। वो ये कहते हैं कि बहुत ही आसानी से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। लचीली व्यवस्था के कारण संवैधानिक संकट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया जाता है। जैसे 1936 में एडवर्ड अष्टम ने आसानी से सत्ता को त्याग दिया था। और वो ये भी कहते हैं कि इस लचीले संविधान के कारण ही ब्रिटिश संविधान का विकास आज तक होता रहा है। तो एक विशेषता क्या है ब्रिटिश संविधान की विशेषता? यह एक लचीला संविधान भी है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता यह है। ब्रिटिश पार्लियामेंट दुनिया का सबसे ताकतवर पार्लियामेंट है। वह चाहे तो वित्तीय क्षेत्र में, संवैधानिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में सभी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकता है। वह चाहे तो अभिसमय, परंपराएं, चलन इनको भी चेंज कर सकता है। यानी चेंज तो कर सकता है, उसके पास पावर है, लेकिन प्रायः वो ऐसा नहीं करता। यानी जनमत के विरुद्ध वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि अभिसमय तो अभिसमय क्या है? अलिखित स्रोत। यह तो ब्रिटिश संविधान की आत्मा है और उस आत्मा के विरुद्ध संसद कार्य नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको पूरी पावर है कि संविधान को पूरी तरीके से वो चेंज भी कर सकता है। तो संसद की सर्वोच्चता है, वो सभी प्रकार के संशोधनों को रद्द कर सकता है, चेंज कर सकता है। इस तरीके से ये उसका अधिकार है। संस्थात्मक कार्यपालिका, संसदात्मक कार्यपालिका
ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता संस्थात्मक कार्यपालिका भी है। देखिए, इसमें दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक तो होती है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। वास्तविक शक्ति इसी के पास है। और नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? वहां का सम्राट। यह औपचारिक कार्यपालिका है, यानी सारे कार्य यही करेंगे, लेकिन किसके नाम से करेंगे? सम्राट के नाम से। प्रायः सम्राट इन लोगों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो एक विशेषता क्या है? संस्थात्मक कार्यपालिका, एक विशेषता इसकी हो गई। मिश्रित राज्य, आठवीं विशेषता क्या है? मिश्रित राज्य। ब्रिटेन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें मिश्रित शासन प्रणाली चलती है। मिश्रित शासन प्रणाली कैसे चलती है? कि यहां पर संवैधानिक राजतंत्र भी चलता है। संवैधानिक राजतंत्र यानी राजा का पद है, रानी का पद है, और राजा रानी का जो पद है वह आनुवांशिक है। ये आनुवांशिक पद है, यहां पर आनुवांशिक पद है। ऐसे ही ब्रिटेन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मिश्रित शासन प्रणाली पाई जाती है। यहां पर संवैधानिक राजतंत्र भी है। यह आनुवांशिक पद होता है, राजा रानी आनुवांशिक लिया तो यह राष्ट्र का गौरव होता है। और दूसरा इसमें देखा जाए तो कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र भी पाया जाता है। इसका मतलब है कि धनाढ्य वर्ग के लोगों को हाउस ऑफ लॉर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, लॉर्ड सभा में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और तीसरा लोकतंत्र। तो यानी संवैधानिक राजतंत्र भी देखने को मिलता है, कुलीन तंत्र का भी स्वरूप देखने को मिलता है, लोकतंत्र का भी स्वरूप देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मिश्रित शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, यह महत्वपूर्ण विशेषता है ब्रिटिश संविधान की। सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान के विषय में एक स्टेटमेंट दिया है मुनरो ने। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संविधान जो दिखाई देता है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन में सिद्धांत के तौर पर तो निरंकुश राजतंत्र भी है भाई, निरंकुश राजतंत्र। और अगर ढांचे की बात की जाए तो ढांचे के रूप में ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। और अगर व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में लोकतंत्र भी है। वहां पर निरंकुश राजतंत्र कैसे है कि न्याय के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संप्रभुता के क्षेत्र में राजा या रानी सर्वेसर्वा है। संवैधानिक राजतंत्र के रूप में यह अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। ये जो काम करेंगे वो वास्तविक कार्यपालिका के परामर्श से ही सारे काम करेगा राजा। तो संवैधानिक राजतंत्र का भी स्वरूप है व्यवहार में। व्यवहार में लोकतंत्र भी चलता है। तो ब्रिटेन में आज क्या है
लोकतंत्र ज्यादा अस्तित्व में है। तो सिद्धांत और व्यवहार में काफी अंतर पाया जाता है। ये विशेषता है ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। विधिका शासन, विधिका शासन ब्रिटेन की देन है, भारत में भी विधिका शासन यानी जनता और शासक दोनों देश की सामान्य विधि के अधीन होंगे। ब्रिटेन में विधि के शासन के जनक एबी डाइसी हैं। एबी डाइसी किताब लिखी है उन्होंने, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये विधि के शासन की बात करते हैं। नागरिक मौलिक अधिकार, एक विशेषता क्या है? नागरिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार समय समय पर वहां के सम्राट ने लोगों को दिए हैं। जैसे हमने पहले शुरू में बताया था आपको, 1215 का मैग्ना कार्टा जो कि सम्राट जॉन द्वितीय ने दिया था वहां के लोगों को। 1679 का बिल ऑफ राइट्स, इस बिल ऑफ राइट्स के द्वारा भी वहां के लोगों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जैसे जीवन का अधिकार, शरीर का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था समय समय पर वहां पर की जाती है। तो नागरिकों को मौलिक अधिकार भी प्राप्त है मैग्ना कार्टा के रूप में, बिल ऑफ राइट्स के रूप में, पिटीशन याचिका के रूप में। इस तरीके के हमें ये मौलिक अधिकार ब्रिटेन के लोगों को प्राप्त है। द्विदलीय प्रणाली, टू पार्टी सिस्टम, 12वीं विशेषता 12वें क्रम पर रख सकते हैं। द्विदलीय प्रणाली, देखिए ब्रिटेन में आज भी करीब 6 या 7 पार्टियां हैं, लेकिन मूल रूप से आज भी 2 ही पार्टी मानी जाती है। 2 पार्टी सिस्टम का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्रिटेन। यहां पर प्राचीन में टोरी और हिग 2 प्राचीन विचारधाराएं थी। टोरी से बाद में कंजर्वेटिव पार्टी का गठन हुआ। कंजर्वेटिव पार्टी का गठन हुआ, और विग से लेबर पार्टी का गठन हुआ। लेबर पार्टी जिसे श्रमिक दल कहते हैं, मजदूर दल कहते हैं, या उदारवादी दल कहते हैं इसको, उदारवादी दल। तो इस तरह द्विदलीय प्रणाली, मुख्य रूप से 2 ही दल पाए जाते हैं, वैसे होने को 6-7 पार्टियां वहां पर काम करती हैं। तो इस तरीके से दलीय प्रणाली। अंतिम विशेषता 13वें नंबर पर, धर्मराज्य व धर्मनिरपेक्ष राज्य। राज्य का अद्भुत संयोग। देखिए ब्रिटेन धर्मराज्य भी है और धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है। दोनों में क्या अंतर पाएंगे आप? धर्मराज्य वह राज्य होता है जिसमें राजा रानी अर्थात राजपद पाने वाले व्यक्ति को प्रोटेस्टेंट का होना चाहिए। प्रोटेस्टेंट, ईसाई धर्म की 2 शाखाएं होती है ना, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो राजा रानी के लिए प्रोटेस्टेंट अनुयायी होना मस्ट है वहां पर। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो सामान्य जनता होती है वह कैथोलिक भी हो सकती है और प्रोटेस्टेंट भी हो सकती है। तो दोनों का अद्भुत समन्वय है वहां पर। लेकिन मूलतः कहा जाए तो धर्मनिरपेक्ष राज्य ही है ब्रिटेन, लेकिन राजा का पद केवल आनुवांशिक है और वहां पर
प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को ही राजा या रानी बनाया जाता है। तो इस तरीके से यह विशेषताएं हैं। आपने ब्रिटेन के संविधान के स्रोत पढ़े, लिखित और अलिखित स्रोत, ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उसके बाद आपने भारतीय संविधान की ब्रिटिश संविधान की आपने विशेषताएं पढ़ी। दुनिया का सबसे प्राचीनतम संविधान, विकसित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एकात्मक स्वरूप वाला संविधान, फ्लेक्सिबल संविधान, संसद की सर्वोच्चता वाला संविधान, द्विदलीय प्रणाली वाला संविधान, संस्थात्मक कार्यपालिका, 2 तरह की कार्यपालिका, मिश्रित राज्य, संवैधानिक राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है, लोकतंत्र भी है, सिद्धांत और व्यवहार में काफी अंतर, विधिका शासन, नागरिकों को मौलिक अधिकार सम्राट के द्वारा समय पर प्रदान किए जाते हैं, धर्म राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक अद्भुत समन्वय, ये इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई ब्रिटिश संविधान की। अब बात करते हैं इन सब का महत्व क्या है। देखिए महत्व भी बहुत ज्यादा है सभी का। ब्रिटिश संविधान का महत्व क्या है। ब्रिटेन के संविधान के विषय में यह कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान विश्व के अन्य संविधानों की जननी है, अन्य संविधानों की जननी है। यानी ब्रिटेन के संविधान की शुरुआत 450 एडी से ही हो गई थी, जबकि दुनिया के और देशों के संविधान बाद में आए हैं। तो इसे प्राचीन संविधान कहा जाता है और दुनिया के अन्य देशों के संविधान को नया संविधान या आधुनिक संविधान कहा जाता है। यह ब्रिटिश संविधान का महत्व है। तो अन्य संविधानों की जननी, विकासशील संविधान, विकासशील संविधान। ब्रिटिश संविधान का निर्माण एक निश्चित समय में उस देश की संविधान सभा के द्वारा नहीं हुआ है। ब्रिटिश संविधान का क्रमशः विकास हुआ है, जिसमें लिखित स्रोत भी शामिल रहे हैं, जिसमें अलिखित स्रोत, परंपराएं, चलन भी शामिल रहे हैं। इस कारण यह विकासशील संविधान का महत्वपूर्ण उदाहरण है दुनिया के लिए। दुनिया का सबसे प्राचीनतम संविधान भी है, यह भी इसका महत्व है। जब जब संविधानों की बात होती है तो यह सेंटेंस जरूर आता है कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम संविधान इंग्लैंड का है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक, प्रतिनिधि लोकतंत्र या कह सकते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक इंग्लैंड है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है। विचारक के तौर पर बात करें तो बेंथम को इसका जनक माना जाता है। बेंथम, इसका मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और प्रतिनिधि फिर संसद में पहुंचकर के जनता के लिए कानून निर्माण करेंगे। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई है। लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य भी सबसे पहले ब्रिटेन को माना जाता है। ब्रिटेन को लोक कल्याणकारी राज्य का परंपरागत घर माना जाता है। तो लोक कल्याणकारी वह राज्य होता है जो अपने यहां रहने वाले सभी लोगों की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला भी कह सकते हैं। गरीब का कल्याण सबसे पहले यहां पर होता है। यानी ब्रिटेन ने ही पूरी दुनिया को यह बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देने वाला सबसे पहले इंग्लैंड था। इस कारण भी उसके संविधान का महत्व बढ़ जाता है। विधि के शासन,
विधि के शासन की परिकल्पना देने वाला भी पहला देश ब्रिटेन था कि राजा और जनता दोनों ही उस देश की सामान्य विधि के अनुसार काम करेंगे। दलीय प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। यानी सबसे पहले टोरी और हिग दो विचारधाराएं आई। टोरी से बाद में आधुनिक में कंजर्वेटिव पार्टी का गठन हुआ, कंजर्वेटिव पार्टी, और हिग से लेबर पार्टी का गठन हुआ, लेबर पार्टी। द्विदलीय प्रणाली की शुरुआत यहां पर होती है। दो सदनीय व्यवस्थापिका दो सदनी व्यवस्थापिका की शुरुआत भी सबसे पहले इंग्लैंड में होती है। दरअसल इंग्लैंड में कई वर्ग थे। एक वर्ग धर्माधिकारियों का था, जिसमें कुछ सामंत वगैरह भी होते थे। एक वर्ग था नगरों में रहने वाली जनता का। तो बाद में फिर जो है ये वर्ग, इस वर्ग ने लॉर्ड सभा का निर्माण किया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। इस वर्ग ने कॉमन सभा का निर्माण किया। तो इस तरह ब्रिटेन में दो सदनी व्यवस्थापिका यानी दो सदनीय पार्लियामेंट का जन्म हुआ सबसे पहले। तो ये सारी चीजें सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान ने विश्व के सभी देशों को दी है। इस कारण ब्रिटेन के संविधान का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। तो ब्रिटिश संविधान के विषय में अब चूंकि अलिखित संविधान है दुनिया का, और यही इसकी आत्मा भी है, तो इस तरीके से हमने बताया था ये जो पार्ट है वो लिखित पार्ट है, ये लिखित स्रोत हो गया, और ये परंपराएं, प्रचलन और प्रथाएं ये इसका लिखित स्रोत होगा। यही संविधान की आत्मा है। इन्हीं का संवैधानिक महत्व ज्यादा है। इसी की वजह से पूरी दुनिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। तो इस तरीके से यह ब्रिटेन के संविधान की स्थिति है। तो आज हमने बात की पहले चैप्टर के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान के स्रोत क्या है, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं क्या हैं। ये 13-14 पॉइंट्स के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया, और तीसरे रूप में हमने इसको महत्व के रूप में पढ़ा। एक्चुअली प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं में 6 देशों के संविधानों का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्रिटेन का संविधान, जापान का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, फ्रांस का संविधान और चाइना का जनवादी गणराज्य का संविधान। ये 6 देशों के संविधानों का इसमें वर्णन किया गया है। तो आज हमने बात की है ब्रिटेन के संविधान की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय और परंपराएं क्या है ये चैप्टर है। फिर क्राउन एंड किंग की अवधारणा क्या है, प्रिवी काउंसिल क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, ब्यूरोक्रेसी और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है, बाई पार्टी सिस्टम क्या है या टू पार्टी सिस्टम वहां पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर की क्या स्थिति है वहां पर। तो ये सारी चीजों का हम उल्लेख नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।